प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 29। वो मैं साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करती थी, इसीलिए मेरी वर्जिनिटी लूज़ हो गई होगी। माधवी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अच्छा, वैसे तुम जैसी नाजुक लड़की को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। जय ने अपनी जीभ को होठों पर फेरते हुए कहा। माधवी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया है। तो जय ने कहा, रोने की ज़रूरत नहीं है बेबी, और अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारा सारा खर्चा और नखरे मैं उठाऊंगा। बस इरावती की नज़र में मत आना। माधवी ने हैरान होते हुए पूछा, इरावती कौन है? जय अपने कपड़े पहनते हुए कहा, इरावती मेरी बीवी है। जय की बात सुन माधवी की मुट्ठियां कस गई। कोई बात नहीं, उसे रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, माधवी ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। दूसरी तरफ सुहानी गहरी नींद में सोई हुई थी। करीब 8 बजे उसका मोबाइल फ़ोन बजा। सुहानी की नींद काफ़ी गहरी थी, इसीलिए उसने मोबाइल नहीं देखा, परंतु बार बार मोबाइल फ़ोन बजने से सुहानी की नींद खुल गई। तभी सुहानी ने महसूस किया कि उसका मोबाइल फ़ोन बज रहा था। सुहानी अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठी और हाथ बढ़ाकर टेबल से मोबाइल उठा लिया। सुहानी ने देखा कि मानव फ़ोन कर रहा था। ये देखकर सुहानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुहानी ने कॉल पिक किया और मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हो आप? और आप क्या वहाँ की समस्या सुलझी? तो मानव ने कहा, हाँ बिल्कुल, इशू ख़त्म हो गया है। वैसे मुझे लगा था कि शायद 2 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं कल ही आ रहा हूँ, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी ने भी अचानक खुश होते हुए कहा, सच? आप कल ही आ रहे हो? मैं ये जानकर बहुत खुश हुई। तभी मानव ने कहा, बच्चा उछलना बंद, बताओ कि तुमने डिनर किया या नहीं? आपको कैसे पता? सुहानी मुंह बनाकर शांति से बैठ गई। इसे कैसे पता चला कि मैं उछल रही थी? मैं बस जा ही रही थी, क्योंकि शॉपिंग से आने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मुझे नींद आ गई थी, सुहानी ने जवाब दिया। तो मानव ने नरम आवाज़ में कहा, ठीक है, तो तुम पहले डिनर कर लो। सुहानी ने हाँ में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। तभी सुहानी ने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तभी सुहानी ने जल्दी से कहा, कौन है? मैं हूँ मैम, हेमा, बड़ी मालकिन ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा है कि यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना कमरे में भिजवा सकती हूँ। सुहानी ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। सुहानी ने देखा कि वो टॉवल पहनकर ही सो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। डाइनिंग रूम में टेबल पर सभी लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। आज राहुल और आरती दोनों का ही मूड बहुत अच्छा था और आर्यन भी बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। मीनाक्षी जी और अधिराज सेठी भी बैठकर खाना खा रहे थे। सुहानी बेटा नहीं आई अभी तक? आरती ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। आरती का ये लहजा देख अधिराज सेठी चौंक गए। हालांकि मीनाक्षी जी ने उन्हें बताया कि कल आर्यन का रिश्ता करने के लिए कपाड़िया परिवार आ रहा है, इसीलिए वो इतना दिखावा कर रही है ताकि सुहानी कल उनके साथ रह सके, क्योंकि मालिनी कपाड़िया के पिता आनंद कपाड़िया पर मानव सेठी का बहुत गहरा प्रभाव था। और सिर्फ प्रभाव ही नहीं था, बल्कि आनंद कपाड़िया मानव को बेहद पसंद करता था, और अगर मानव की शादी नहीं हुई होती तो वो इकलौती बेटी मालिनी की शादी उसी से ही करवाता, और आर्यन से रिश्ता तय करने के लिए भी आनंद मानव की वजह से ही माना था। यह सुनकर मिस्टर सेठी सब समझ गए और खुश भी हुए, क्योंकि कम से कम ये लोग इस बहाने के कारण ही सही सुहानी से ठीक से बात तो कर रहे थे। उसी समय सुहानी भी रूम में दाखिल हुई। आरती चिंता जाहिर करते हुए, अरे सुहानी बेटा, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें पता तो है ना कि ऐसी हालत में तुम्हें खुद का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वो मैं शॉपिंग से आने के बाद सो गई थी, इसीलिए आरती की चिंता देख सुहानी चौंक गई, परंतु फिर उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अच्छा खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो, हेमा सुहानी को खाना सर्व करो। आरती ने हेमा को देखकर जवाब दिया। आरती की चिंता सुहानी को हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने तिरछी नज़रों से मीनाक्षी जी को देखा। मीनाक्षी जी ने बाद में बताने का इशारा किया और इशारे से ही बताया कि सब कुछ ठीक है, वो डिनर कर सकती है। ये देखकर सुहानी ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर दिया।
सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताई जी, आज आप बहुत खुश लग रही है। क्या कोई खास बात हुई है? आरती जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, बहुत खास बात हुई है। कल मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया आ रहे हैं आर्यन और मालिनी के रिश्ते की बात करने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना अच्छी खबर। वैसे क्या तुम कल बिजी हो? आरती ने सवाल किया। नहीं ताई जी, मैं कल बिल्कुल फ्री हूँ, सुहानी ने जवाब दिया। चलो अच्छी बात है, फिर तो तुम कल घर पर ही रहोगी। वो क्या है कि अगर घर के सभी लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा और मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया को भी अच्छा लगेगा। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं ज़रूर रहूँगी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहित, तुम्हें भी कल कहीं नहीं जाना है? तभी मोहित ने कहा, शादी तो भाई की होने वाली है, फिर मुझे यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? मोहित ने बेरुखी से जवाब दिया, मैंने ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट नहीं की है, इसीलिए तुम्हें रुकना ही होगा। राहुल ने बोहे टेढ़ी करते हुए जवाब दिया। आरती ने विनती करते हुए कहा, मोहित बेटा, बड़े भाई की शादी के लिए सबसे ज़्यादा तो तुम्हें उत्सुक होना चाहिए, इसीलिए रुक जाओ ना बेटा। मोहित के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान गया। सभी लोग बहुत खुश थे। आखिरकार घर में शादी जो होने वाली थी। डिनर करके सुहानी अपने घर में चली गई और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सुहानी ने उठते ही अपने पेट पर हाथ रख बेबी को गुड मॉर्निंग कहा। उसी समय सुहानी का मोबाइल फ़ोन बजा। आवाज़ सुन सुहानी ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा और मानव का नाम देख फ़ोन उठा लिया। गुड मॉर्निंग, जल्दी से सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई हो, क्या कोई बात हुई है? मानव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। उसके बाद सुहानी ने बताया कि आज आर्यन भाई के रिश्ते की बात करने के लिए मिस्टर आनंद एंड मिसेस अवंतिका कपाड़िया आ रहे हैं। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी बात है। मानव ने बेरुखी में जवाब दिया। सुहानी मानव की बेरुखी का कारण जानती थी, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा। तभी सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज आप भी तो आने वाले हैं ना, तो आप कब तक आएंगे? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी ही आऊँगा, पर तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना। सुहानी ने हाँ में जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो नहाने के लिए चली गई। नहाकर सुहानी ने हरा और नीला सूट पहना, जिसमें बहुत ही बारीक कढ़ाई की हुई थी। वैसे तो सुहानी साड़ी पहनना चाहती थी, परंतु उसका पेट ज़्यादा निकल गया था, इसीलिए वो साड़ी में सहज नहीं होती थी। तैयार होकर सुहानी कमरे से बाहर निकल गई। बाहर बहुत चहल पहल थी। पूरे सेठी बंगले को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। सभी लोग व्यस्त थे। सुहानी ने सोचा कि उसे भी उनकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए सुहानी आरती के पास चली गई। ताजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, ये फूल की टोकरी मुझे दीजिए। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने नर्म स्वर में कहा, सुहानी बेटा, तुम तैयार हो गई, चलो अच्छी बात है, परंतु क्या तुमने कुछ खाया? अगर नहीं खाया है तो पहले कुछ खा लो, फिर मदद करना। वैसे भी ऐसी हालत में ज़्यादा देर तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ खा लेती हूँ। सुहानी किचन में चली गई। मीनाक्षी जी, जो कि खड़ी होकर फूलों को ठीक से लगाने के निर्देश दे रही थी, जब सुहानी को किचन में जाते हुए देखा तो हेमा को तुरंत किचन में भेज दिया। किचन में सुहानी बर्तनों का ढक्कन हटाकर देखने लगी। खाने से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। आज का खाना रोज़ से थोड़ा अलग लग रहा था। मैम, आप बैठिए, मैं आपको सर्व करती हूँ। उसी समय हेमा वहाँ आ गई और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि ये खाना गेस्ट के लिए है। सुहानी ने थोड़ी हैरानी से सवाल किया। हेमा थोड़ी हंसी के साथ, अरे नहीं नहीं, ये तो घर वालों के लिए ही है। ये रेसिपी बड़ी मालकिन आरती जी ने दी थी और उन्होंने कहा था कि मेहमानों के लिए यही रेसिपी बनानी है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि ये सुगंध रोज़ से अलग कैसे लग रहा है। सुहानी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और हेमा सुहानी के लिए खाना सर्व करने लगी। हेमा ने हिचकिचाते हुए कहा, आज कितने सालों बाद घर में शादी होने वाली है, इतनी रौनक सजी है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो ये चहल पहल बहुत पसंद है।
सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, वाकई घर की रौनक बहुत ही अच्छी लग रही है। खाना खाने के बाद सुहानी भी बाकी लोगों की मदद में लग गई, परंतु उसे ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं दिया जा रहा था। दोपहर 1 बजे आनंद और अवंतिका कपाड़िया सेठी बंगले में पहुंच गए थे। टेबल मिठाइयों से भरा हुआ था। आनंद धीराज सेठी और राहुल से हंसते हुए बातें कर रहे थे। अवंतिका भी मीनाक्षी जी और आरती जी से बातें कर रही थी। सुहानी भी वहाँ पर मौजूद थी, परंतु बोर हो रही थी। हालांकि वो वहाँ से अब जा नहीं सकती थी। आर्यन और मोहित भी वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय बंगले के पार्किंग लॉट में बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकी, जिसे बैठक कक्ष की खिड़की से देखा जा सकता था। इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर आनंद हैरान हो गए, परंतु कोई सवाल नहीं किया। हालांकि गाड़ियों की आवाज़ सुन सुहानी समझ गई थी कि मानव आ गया था। सुहानी की नज़रें दरवाजे की ओर देखने लगी। ऐसा लगता है कि आपके घर कोई मेहमान आए हैं। आनंद ज़्यादा देर तक चुप ना रह सका। राहुल ने हैरान होते हुए कहा, मेहमान? लेकिन हमने तो आपके अलावा किसी और को नहीं बुलाया था, फिर मेहमान कैसे आ सकते हैं? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव आए होंगे। राहुल ने कहा, क्या? लेकिन मुझे तो लगा था कि मानव कल ही आएगा। तभी सुहानी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया था, इसीलिए उन्होंने बताया था कि वो आज ही आएंगे। ये सुनकर आनंद और अवंतिका खुश हो गए। हालांकि राहुल और आरती परेशान हो गए थे, क्योंकि मानव बहुत ही बदतमीज़ था और किसी से भी तमीज़ से बात तक नहीं करता था। थोड़ी देर बाद मानव अपने लोगों के साथ बात करता हुआ अंदर आया। मानव गौरव से बात कर रहा था, इसीलिए उसने सुहानी को भी नहीं देखा था। इसीलिए सुहानी ने खुद ही एक मुस्कान के साथ मानव को पुकारा। सुहानी ने मुस्कान के साथ कहा, मानव। सुहानी की आवाज़ सुन मानव ने मुड़कर देखा। मानव ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। ये देखकर उसे सुहानी की बात याद आ गई। जी नमस्ते, मैं आनंद कपाड़िया हूँ और ये मेरी पत्नी अवंतिका है। मानव को खुद की ओर घूरते हुए देखकर आनंद ने खुशी के साथ जवाब दिया। मानव ने बस हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे की ओर जाने लगा। ये देखकर आनंद और अवंतिका को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग मानव के रूड होने के बारे में जानते थे। परंतु सुहानी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु फिर भी वो इतने लोगों के सामने बोल नहीं पाई। शाम को कपाड़िया परिवार का सत्कार करते हुए शाम हो गई थी, परंतु फाइनली वो लोग जा चुके थे। अब सुहानी ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि बैठे बैठे उसकी पीठ अकड़ गई थी। सुहानी अपने कमरे में गई तो देखा मानव कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन मानव ने टीवी को पॉज किया और दरवाजे की ओर देखने लगा। सुहानी को देखकर मानव ने टीवी बंद कर दिया और बिस्तर से उठकर सुहानी की ओर बढ़ने लगा। सुहानी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में घुसकर दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उससे पहले मानव ने दरवाजे पर अपना हाथ रख दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। ये क्या तरीका है? मुझे कपड़े बदलने हैं, बाहर निकलिए, सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया। मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया। मानव ने नर्म आवाज़ में बहुत धीरे से सुहानी के कान के पास आकर कहा, थक गई हो क्या? यदि ऐसा है तो मैं कपड़े बदल देता हूँ। इतना सुनना था कि सुहानी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। बिल्कुल भी नहीं, और आप बाहर निकलिए, सुहानी ने हकलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आज मेरी मैडम का मूड ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं मेरी मैडम की मदद कर रहा हूँ ताकि वो नाराज़गी थूक दे। मानव ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहा, जाइए यहाँ से, वरना मैं और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मानव ने मायूसी में जवाब दिया और बाहर जाने लगा। परंतु मानव के बाहर निकलने से पहले ही सुहानी ने मानव के गाल पर किस कर लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। मानव हंसता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सुहानी कपड़े बदलकर बाहर निकली और मानव की गोद में जाकर बैठ गई। तुम्हें इतनी देर तक बाहर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मानव ने सुहानी के बालों को सहलाते हुए कहा। सुहानी का सर मानव के कंधे पर था।
आर्यन के रिश्ते की बात हो रही थी और ताई जी ने मुझसे विनती की थी कि मैं भी उनके साथ शामिल रहूं। वो लोग हमारा परिवार है, इसीलिए मैं मान गई थी और इसमें बुराई ही क्या है। बेबी, तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि वो लोग स्वार्थी है और अपने स्वार्थ की वजह से ही उन लोगों ने तुम्हें शामिल किया था। मानव ने समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं मानव, वैसे भी वो हमारा परिवार है। सुहानी ने कहा, परिवार माई फुट। मानव ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। ये सुन सुहानी हैरानी से सीधी होकर बैठ गई, परंतु मानव ने सुहानी के सर को वापस अपने कंधे पर रख लिया। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस घर में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। मानव ने कहा, शोर ज़्यादा है, हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, प्लीज़ चलिए ना प्लीज़। सुहानी ने विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मानव ने गहरी सांस ली और मान गया। उसके बाद मानव और सुहानी कमरे से बाहर निकल गए। आवाज़ उनके बगल वाले कमरे से ही आ रही थी, जहां मोहित का कमरा था। सुहानी ने देखा कि मोहित राहुल और आरती से बहस कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। मानव बस अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। सुहानी की आवाज़ सुन तीनों ने मुड़कर देखा। मोहित ने परेशान होकर कहा, भाभी देखो ना, मॉम डैड मेरी भी शादी तय कर चुके हैं और वो भी मुझसे बिना पूछे। सुहानी ने हैरानी से कहा, क्या आप मोहित की शादी उसकी बिना मर्जी जाने कैसे कर सकते हैं? राहुल ने मानव को नाराज़गी से देखते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि वो मेरी फैमिली मैटर में ना बोले। इतना सुनना था कि मानव ने सुहानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे की ओर लेकर जाने लगा। मानव, हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, सुहानी ने परेशान होते हुए कहा। सुहानी की बात सुन मानव ने तुरंत सुहानी का हाथ छोड़ दिया, परंतु आगे बढ़कर सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया। मानव, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारिए प्लीज़। मानव ने सख्त नज़रों से सुहानी को देखते हुए बोलता है, अब भी कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? मानव के इस शौर्य को देखकर सुहानी डरकर चुप हो गई। आखिरकार सुहानी को मानव के इसी रूप से तो डर लगता था। मानव ने सुहानी को सोफे पर बैठा दिया और टेबल पर रखे खाने को सुहानी के लिए सर्व करने लगा। ये डिनर मानव ने पहले ही मंगवा लिया था, क्योंकि उसे राहुल और उसके परिवार की शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि अधिराज सेठी के घर में मौजूद होने की वजह से मानव मजबूरी में उन लोगों के साथ खाना खाता था, परंतु आज कपाड़िया परिवार से मिलने के बाद अधिराज सेठी को उनके दोस्त के घर से फ़ोन आ गया था, क्योंकि अधिराज सेठी के दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी। ये सुनकर अधिराज सेठी परेशान होकर अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए थे। मानव अपनी कोल्ड डोरे के साथ ही खाना सर्व करके वापस सोफे पर बैठ गया और सुहानी को घूरने लगा। सुहानी अभी भी डरकर मानव को ही देख रही थी। मानव ने सुहानी को गुस्से से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप खाना खा लो। डर की वजह से सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर मानव ने अपनी आंखें बंद करी और गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान के साथ सुहानी के पास आकर उसे सीने से लगा लिया और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगा। इस पल तक सुहानी के आंसू तो रुक गए थे, परंतु वो लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। बस बस बच्चा, अब रोना नहीं, मैं नाराज़ थोड़ी ही हूँ, बस तुम्हारे लिए परेशान था, क्योंकि तुम उन लोगों को जानती नहीं हो। वो लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी है और ये बात मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ नहीं आती है? और ताया जी ने तुम्हें क्या कहा? तुमने सुना ना, उनके पारिवारिक मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुहानी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, लेकिन वो लोग मोहित के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाखी से प्यार, मोहित तो पाखी से प्यार करता है, तो इससे हमें क्या बेबी? वो प्यार करता है ना, तो उसे लड़ने दो, तुम क्यों उसके लिए लड़ रही हो? मानव ने समझाते हुए कहा, लेकिन अब बस कुछ नहीं सुनना है मुझे, इसलिए शांति से खाना खाओ और सो जाओ। सुहानी की बातों को बीच में काटते हुए मानव ने कहा। बेमन से सुहानी ने खाना खा लिया और वापस सोने के लिए चली गई। अगली सुबह घर में 2 शादियों की तैयारियां हो रही थी। जाहिर था
कि मोहित की रजामंदी का राहुल और आरती के लिए कोई मोल नहीं था। शायद ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि वो आर्यन की तरह नहीं था। राहुल हर हालत में अपने दोनों बेटों को अपने काबू में रखना चाहते थे और आर्यन तो पूरी तरह से उनके काबू में था, परंतु मोहित नहीं था। इसीलिए राहुल ने मोहित की शादी मुंबई के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी अरुण शिंदे की बेटी रेखा के से तय कर दी थी। मीनाक्षी जी अधिराज सेठी को ये बताया गया था कि मोहित की शादी उसकी मर्जी से ही हो रही थी। इसीलिए मीनाक्षी जी भी बहुत खुश थी। सुहानी नीला लॉन्ग सूट पहने हुए थी जो कि आरामदायक था। सुहानी ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। हील्स पहनना तो सुहानी ने बिल्कुल बंद ही कर दिया था। सुहानी अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर जा ही रही थी कि तभी सुहानी मोहित के कमरे से गुजरी। कमरा खुला होने की वजह से सुहानी की नज़र उस कमरे पर पड़ गई। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो गई और परेशान होकर अंदर चली गई। मोहित कमरे में कहीं भी नहीं दिखा था। ये देखकर सुहानी को लगा कि शायद मोहित कमरे में नहीं है। यही सोचकर वो बाहर जाने के लिए मुड़ी, परंतु तभी सुहानी की नज़र कमरे की बड़ी सी खिड़की से बाहर बालकनी में गई। मोहित ग्रिल के बिल्कुल किनारे पर पैर बाहर की ओर लटक कर बैठा हुआ था। यह देखकर सुहानी की जान हलक में अटक गई। उसे डर लगने लगा कि मोहित कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। इसीलिए सुहानी जल्दी से बालकनी में गई और मोहित को पकड़कर अंदर की ओर खींच लिया। ये काम सुहानी ने इतने झटके में किया था कि मोहित गिरते गिरते बचा था। भाभी आप यहाँ कैसे? मोहित ने असमंजस में सवाल किया। यह तुम क्या कर रहे थे? इतने किनारे पर क्यों बैठे हुए थे? मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं होगे, परंतु इसका मतलब ये थोड़े ही है कि तुम कोई गलत कदम उठाने लगो। सुहानी ने नाराज़गी से डांटते हुए कहा। आप मेरी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं समझ सकती है भाभी, मोहित ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी को मोहित की बातों से सहानुभूति थी क्योंकि वो जानती थी कि वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मोहित बेटा। उसी समय आरती मोहित को आवाज़ लगाते हुए कमरे में दाखिल हुई, परंतु सुहानी को देखकर वो नाराज़गी में सुहानी से बोली, क्या तुमसे कहा नहीं गया था कि तुम मोहित से दूर रहो? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर रुककर 1 मिनट, कहीं तुम मोहित को भगाने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं करने आई हो? और यदि ऐसा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती की बात सुन सुहानी ने सर झुका लिया क्योंकि मानव ने पहले ही उसे राहुल और उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहा था, परंतु वो फिर भी मोहित के कमरे में आई। तभी मोहित ने इरिटेट होते हुए कहा, मॉम बस भी कीजिए। भाभी मेरे लिए परेशान थी, इसीलिए मुझे देखने आई थी और आप तो बस बात का बतंगड़ बनाने जानती है, और ऊपर से आपने मुझे इतने गुस्से में कहा। तो आरती ने भी मोहित को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, इसीलिए मुझे तेरी ज़्यादा चिंता रहती है। आरती ने सुहानी को देखते हुए नाराज़गी से कहा। सुहानी देख लिया ना, मोहित को तो अब बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। सुहानी ने कहा, जी ताई जी। इतना बोल वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। आरती ने मुस्कुराते हुए मोहित को देखते हुए बोलती है, ये देखो। आरती ने अपने हाथों में पकड़ी शेरवानी को दिखाते हुए आगे कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम्हें कैसा लगा? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम दूसरी देख लो। आरती की हरकत देख मोहित इतना चिढ़ गया, परंतु आरती की कही गई भागने वाली बात सुन मोहित के दिमाग में नई योजना बनने लगी। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, मैं उसे भी पहन लूँगा, वैसे भी आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। मोहित की बात सुन आरती खुशी से फूले ना समाने लगी। सच में तुम्हें रेखा पसंद है? मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। वैसे भी हम लोग तुम्हारे मॉम डैड हैं, इसीलिए तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। आरती ने मोहित की भलाई लेते हुए खुशी से कहा, हाँ आप ठीक ही कह रही है, और वैसे भी रेखा में कोई बुराई भी नहीं है। मोहित ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, रेखा में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है और हमेशा तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। अच्छा मॉम, मैं सोच रहा हूँ अपनी शादी के लिए कुछ शॉपिंग ही कर लूँ, क्योंकि माना कि अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, परंतु इसके लिए
मैं भविष्य में नहीं पछताना चाहता हूँ। मोहित ने आरती की बातों को बीच में काटते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ और अच्छे से शॉपिंग करना। आरती ने खुशी से जवाब दिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद मोहित तैयार गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल गया। उधर दूसरी तरफ जब पाकी को पता चला कि मोहित की शादी होने वाली है तो वो पूरी तरह से टूट गई थी। अतुल के दिए धोखे के बाद मोहित आखिरी इंसान था जिस पर विश्वास करके उसने अपना दिल दिया था, और आज फिर से उसका दिल टूट गया था। अब तो पाकी के जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। पाकी आज ऑफिस नहीं गई थी। मोहित की शादी की खबर सुनकर ऐसा लग रहा था कि पाकी अपने होश में ही नहीं थी। पाकी अपने अपार्टमेंट में बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके एक हाथ में बहुत सारी सफ़ेद गोलियां थी और उसके दूसरे हाथ में पानी का ग्लास था। पाकी उन गोलियों को काफ़ी देर से देखे जा रही थी। उसके बाद पाकी ने उन गोलियों को खाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। आवाज़ सुन पाकी ने हाथ नीचे कर लिया और दवाइयों को वापस इसी में डाल दिया और दरवाज़ा खोला। मोहित दरवाजे पर मोहित खड़ा हुआ था। मोहित को देखकर पाकी हैरान थी। उसकी आंखों में जो आंसू सूख चुके थे वो फिर से बहने लगे। उसका दिल फिर से 1000 शिकायतों से भर गया। उसे लगा नहीं था कि मोहित के इतने बड़े धोखे के बाद भी वो यहाँ पाकी के पास आएगा। मोहित जल्दी से पाकी के घर के अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर मोहित ने सीधे पाकी को गले से लगा लिया। ये देखकर पाकी शॉक्ड हो गई। ओह, अब तो मिस्टर सेठी को मुझे गले लगाने में भी डर लग रहा है कि शायद उनकी होने वाली पत्नी ना देख ले। पाकी ने गुस्से में बोलते हुए मोहित को खुद से दूर धकेल दिया। नहीं पाकी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई लड़की नहीं है और मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम भाभी से पूछ सकती हो। मोहित ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार शादी तो शादी ही होती है जो कि हो रही है। पाकी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शादी होना इतनी ज़रूरी है जिसके बिना तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं हो सकता है? मोहित ने निराशा से सवाल किया। बेशक शादी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अगर तुम किसी और लड़की से शादी कर लेते हो तो वो लड़की तुम्हारी पत्नी हो जाएगी और हमारा समाज उन लड़कियों को कभी भी सम्मान की नज़र से नहीं देखता है जो लड़की किसी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध रखे। पाकी ने जवाब दिया। पाकी की बात मोहित को चुभ गई। मोहित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पाकी से कहा, विल यू मैरी मी? पाकी ने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक सुना है पाकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पाकी अभी भी हैरान थी। तुम होश में तो हो ना? तुम्हारी शादी तय हो चुकी है मोहित, और अब तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। सोचो मोहित, तुम्हारे इस फैसले से उस लड़की की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मोहित ने पाकी को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो पाकी, उस लड़की पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी शादी के बाद वो वैसे भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाती, परंतु अब मुझे यकीन है कि हमारी शादी के बाद उसे अच्छा पार्टनर मिल जाए जो उसे प्यार करे। तभी पाकी ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन उस लड़की ने तुम्हें लेकर कितने सपने भी सजा लिए होंगे, क्योंकि अब तक तुम्हारी झूठी उम्मीदों की वजह से वो शायद तुम्हें चाहने लगी हो। तो मोहित, अगर उससे शादी नहीं करनी थी तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मोहित ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ और ना ही मैंने उसका चेहरा देखा है, फिर मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? क्या तो फिर मैंने जो सुना था वो सब क्या झूठ था? 2 दिन पहले ही पाकी कंपनी की कैंटीन में बैठी खाना खा रही थी। तभी अनु अपने दोस्तों के साथ पाकी के पास टेबल पर बैठ गई। ऐसा अनु ने जानबूझकर किया था। उसके बाद अनु ने लंबी लंबी हाँकना शुरू कर दिया। अनु अपने दोस्तों को बता रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेखा शिंदे की बैचलर पार्टी में गई थी। अनु ने बताया कि रेखा शिंदे मोहित सेठी की होने वाली पत्नी है। यह सुनकर पाकी के साथ ही बैठी सभी लड़कियां जल गई थी। मुझे पता है कि अरुण की वजह से ही अनु अंजलि शिंदे से मिल पाई होगी, पाकी की दोस्त चंचल ने नाराज़गी में कहा। परंतु अनु की बात सुन पाकी को सदमा ही लग गया था, परंतु उसे अनु की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कंफर्म किया
और वाकई में मोहित की शादी रेखा शिंदे से तय हो गई थी। उसी समय पाखी तबीयत खराब होने की छुट्टी लेकर घर आ गई। अब पाखी समझ गई थी कि उसके रोहित ने उसे धोखा नहीं दिया था। पाखी बताओ ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहित ने फिर से सवाल किया। लेकिन क्या तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकार करेगा? पाखी ने परेशान होते हुए सवाल किया। दादा दादी और सुहानी भाभी तो बहुत खुश होंगे। मानव भाई को वैसे भी ऐसी चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी बचे मेरे मॉम डैड और आर्यन भाई, उन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। और शायद रेखा भी काफ़ी पैसे वाली होगी, इसीलिए वो लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरी कोई औकात नहीं है। बोलते हुए मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहित के आंसू पाखी के दिल में चुभ गए और उसने मोहित के आंसू पोंछे और मोहित को गले से लगा लिया। तो बताओ ना पाखी, क्या तुम मुझ जैसे गरीब से शादी करोगी? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे पैसे और रुतबे से नहीं। पाखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी मोहित ने भी खुश होते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा। दूसरी तरफ सुहानी किचन में अपने लिए काजू पिस्ता और खोए की बर्फ़ी बना रही थी। सुहानी का मन आज यही बर्फ़ी खाने का कर रहा था, इसीलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद सुहानी अपने लिए बर्फ़ी बना रही थी। बर्फ़ी तैयार हो गई है तो हेमा ने सुहानी को कमरे में चलने के लिए कहा। सुहानी ने हाँ में सर हिला दिया। हेमा ने एक ढक्कनदार बाउल में बर्फ़ी रखी सुहानी के साथ चल रही थी। सुहानी बर्फ़ी खाते हुए चल रही थी। ये सब कितना सुंदर लग रहा है ना। वैसे छोटी मालकिन, आप सेठी परिवार की रॉयल शादी देखोगे ना, तो अब देखना कितना मज़ा आएगा। हेमा चलते हुए खूब बातें कर रही थी और सुहानी हेमा की बातें सुन एंजॉय कर रही थी। तभी मानव को देख हेमा ने हंसना बिल्कुल बंद कर दिया और सर झुका लिया। जब सुहानी ने मानव को देखा तो वो हैरान हो गई। आप तो ऑफिस गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आए? मानव ने हेमा को जाने के लिए कहा और हेमा वहाँ से चली गई। मानव ने सुहानी के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम कितनी भुलक्कड़ हो गई हो। तभी सुहानी ने भी याद करते हुए कहा, क्या भूल गई हूँ मैं? मानव ने नाराज़गी से कहा, आज तुम्हारे रूटीन चेकअप है और तुम गई नहीं, क्यों? सुहानी ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे याद आ गया, सॉरी मानव, वो मैं भूल गई थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।